एक ऐसा भविष्य वक्ता यानी फॉर्चून टेलर जो लोगों की मौत देख सकता है, और दूसरा एक खतरनाक निर्दयी खूनी। इन दोनों को जब किस्मत मिलवाएगी तो कहानी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो इसीलिए मैं कहूंगी कहानी को आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो आज मूवी स्ट्राइप ले आई है 2023 की मैड फेट IMDb 6.4। दोस्तों, रहस्य और अजीबोगरीब राज सुनना है तो अभी नीचे दिए गए लिंक्स में 1 मिनट अननोन फैक्ट के लिंक में जाकर हमें जल्दी से फॉलो कर ले, और हाँ, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूले। चलिए कहानी में खोया जाए। कहानी की शुरुआत में हम सान नाम के एक लड़के को जो नाम की लड़की की हत्या कर उसे दफनाते हुए देखते हैं। लेकिन जब उसे दफना रहा होता है तभी अचानक वो जिंदा हो गई और कब्र से उठकर बाहर आ जाती है। दरअसल वो मरी नहीं थी, बल्कि ये एक नाटक चल रहा था। सान एक फॉर्चून टेलर है, मतलब कि वो भविष्य देख सकता है, और उसने अपनी शक्ति से पहले ही देख लिया था कि आज रात जो की मृत्यु होगी। इसी कारण उसने उसे पहले ही दफना दिया और रिचुअल्स करना शुरू कर दिया, ताकि अगर जो के भाग्य में आज मौत हो भी तो उस रिचुअल के माध्यम से वो टल जाए। कहा जाए तो सान की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वो पागलों जैसा बर्ताव करता है, लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बताता है, और जब भी वो किसी के भाग्य में मौत देखता है, मतलब उसके आसपास मौत को देखता है, तो वो उसके साथ उल्टे पुल्टे बहुत कुछ काम करने को मजबूर करवाता है, ताकि इन सब के जरिए मौत से दूर भागकर बचा जा सके। कहने का मतलब कि उनके इन सभी कामों को देखने के बाद ऊपर वाला उनके ऊपर थोड़ा खुश हो जाए, या उसकी स्थिति पर तरस खाकर उनकी जिंदगी को और कुछ दिन बख्श दे। इसी वजह से वो जो को भी यहाँ लाकर उसे ये सब करवाता है, ताकि उसकी मृत्यु ना हो। पर कब्र में लंबे समय तक रहने के कारण वो इन सब बातों से थोड़ी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, और ऊपर से उसकी सांस भी बंद हो रही थी। जो कब्र से बाहर आकर कहती है, अगर आज मेरी किस्मत में मौत नहीं भी लिखी है तो उस कब्र के अंदर रहकर मैं वैसे भी मर जाऊंगी। कहकर वो उसे थोड़ा चिल्ला चिल्ली कर वहाँ से चली गई। सान ने भी उसका पीछा करना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बर्ग को देखते हैं, जो एक घर में आकर सभी लोगों को सचेत कर कहता है, इस मास्क पहने हुए आदमी ने एक हत्या की है, तो अगर आसपास किसी मास्क पहने हुए आदमी पर आपको शक हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क कर उस खबर को पुलिस को देने की कोशिश करें जल्द से जल्द। कहे मुताबिक इस इलाके के सभी लोग इसके लिए सहमत हो जाते हैं। अब एक लड़के को देखते हैं जो बारिश में एक अखबार सिर पर रखे हुए आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक वो अखबार में एक सर्विस देने वाली लड़की के बारे में पढ़ता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की जो होती है। इसीलिए वो उसके पास सर्विस लेने के लिए चल पड़ा, और जाने से पहले एक मास्क पहन लेता है। मास्क को पहनने के बाद वो दिखने में ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा कि पुलिस ऑफिसर बर्ग ने कुछ समय पहले जिसकी तस्वीर दिखाई थी, जिसने कई लोगों की हत्या की है। तो इसका मतलब ये वही खूनी है जो लोगों को मारता फिरता है मास्क पहनकर, और पुलिस को इसी की तलाश है। और अब वो लड़का जो के पास जा रहा है, शायद वो उसे भी मार सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही जो के घर पर उसने दस्तक दी और जो ने दरवाजा खोला, वैसे ही उसने उस पर हमला कर दिया और उसे अधमरा कर बंदी बना लेता है। उसके बाद उसने अपने हथियारों का कलेक्शन निकाला और फिर एक एक करके अपने पसंदीदा हथियारों से जो के शरीर पर बार बार वार करता है, ताकि वो वही अपना दम तोड़ दे। इतने में यहाँ तांग नाम का एक डिलीवरी बॉय खाना का ऑर्डर लेकर पहुंचा। जब उसे अंदर से जो के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो बेहद घबरा गया और चारों ओर चेक करने लगा। तब तक वहाँ सान भी पीछा करते हुए आ पहुंचा, जो इन सब चीजों को देखने के बाद दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा टूटा तभी वही मास्क पहना हुआ आदमी सान पर हमला कर वहाँ से भाग गया। यहाँ तो तब तक जो मर चुकी थी, जिसका मतलब कि बेचारे सान की जो भविष्यवाणी थी वो असल में सच निकली। आखिरकार जो की मृत्यु हो ही गई। यहाँ वही डिलीवरी बॉय टांग को देखते हैं। वो जो के मृत शरीर को बड़े ध्यान से देख रहा है। इसके अलावा उसके खून को भी वो बेहद ही ध्यान से देख रहा होता है। मतलब वो एक तरह से खुश है। असल में टैंक को बचपन से ही लोगों को ऐसे अलग अलग चोट, जानवरों को मारना, ये सब बहुत पसंद करता था, और वो ऐसी बुरी आदतों के लिए कई बार जेल भी जा चुका है। अब यहाँ बाहर उसी मार्क्स मैन को पुलिस ने देख उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी किसी तरह पीछे नहीं रहता। रॉकेट की स्पीड से वहाँ से भागा और किसी एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदले और पूरी तरह से एक अच्छा सभ्य आदमी बन जाता है
ताकि कोई उसे पहचान न सके। दूसरी तरफ जो कि खून के मामले को लेकर पुलिस सान और टैंग को थाने ले जाकर पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन टैंग को वो इस धमकी के साथ छोड़ते हैं कि अगर उसके खिलाफ कोई सबूत या एक क्लू भी मिला तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी तुम 2-3 बार जेल जा चुके हो। तुम्हारा एक अजीब तरह का शौक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब टैंग वहाँ से गुस्से में बाहर निकलने लगा तब सान ने उसका भविष्य देखने की कोशिश की, क्योंकि जब वो खून को देखकर खुश हुआ था तो ये बात सान को बड़ी अजीब लगी थी और उसने भविष्य में देखा कि आगे जाकर टैंग एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए उसने टैंग को रोकने की और उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं और गुस्से में गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अब रात में यहाँ घर वापस आकर टैंग बार बार जो के बारे में ही सोच रहा होता है। इन सब बातों को सोचते सोचते एक समय में उसके भी मन में किसी को मारने की इच्छा जागी। तभी उसने सड़क पर एक बिल्ली को देखा। बस फिर क्या था, वो छुरी लेकर उसे मारने निकल पड़ता है। हालांकि उसके माँ बाबा उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को अनसुना कर दौड़ता हुआ बिल्ली को मारने निकल गया। एक समय वो बिल्ली को पकड़ भी लेता है, लेकिन जब उसे वो मारने जाता है बिल्ली उसके हाथ से फिसल जाती है और वहाँ से भाग गई। तभी सान भी वहाँ आ गया और इस बार वो टैंग से बात कर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। वो उसे अपने घर लाकर उसका भविष्य देखने की कोशिश करता है। वो बोला, भविष्य में तुम सिर्फ जीव जंतुओं को ही नहीं बल्कि लोगों को भी मारोगे। ये सुनकर टैंग की हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि वो ये समझ गया कि अगर उसने लोगों को मारा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अब तक तो वो सिर्फ शौक के लिए जानवरों को मारता था, लेकिन अगर लोगों को मारा तो उसे कई सालों के लिए जेल जाना होगा। वो काफी घबरा गया और सान से कहा, क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो? सान बोला, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे संग संग रहना होगा। इसके अलावा हमेशा तुम धारदार और लाल रंग की चीजों से दूर रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे अंदर हत्या करने की इच्छा को जगाती है। अगले सुबह सान टैंग को लेकर कब्रिस्तान में एक रिचुअल्स करने जाता है, लेकिन जब उसने रिचुअल्स शुरू की तो उसे लगा कि शायद आज का मौसम रिचुअल्स के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो घर वापस आ गए। अगली सुबह जब दोनों फिर से कब्रिस्तान आए तो देखा कि वहाँ की मिट्टी धंस गई है, जिस वजह से सान की गर्लफ्रेंड की कब्र भी नष्ट हो गई है। इसके अलावा कई और कब्रें भी नष्ट हुई है। सान की गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी की थी। असल में सान और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और सान ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये बात उसकी गर्लफ्रेंड सह नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली। ये बात सान पर इतना गहरा असर करती है कि तब से वो पागलों की तरह हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड के माँ बाबा अंतिम संस्कार में उसे देखते ही उसे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के लिए वो सान को दोषी मानते थे। चूँकि सान की हालत भी पागलों जैसी थी, ना वो ठीक से बर्ताव कर पा रहा था, ना खुद को संभाल पा रहा था, जिस वजह से सभी लोग उसे खींचकर बाहर ले गए और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। अब इसी वजह से सान रात को बहुत ही गुस्से में टैंग से कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मदद नहीं कर पाए तो तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? लेकिन ये सुनकर टैंग का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसे लगता है कि इतने दिनों से सान उसे बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए गुस्से में वो कमरे में तोड़फोड़ करने लगा और इस तोड़फोड़ में वो उन फूलों के पौधों को भी नष्ट कर देता है जो सान ने अपनी गर्लफ्रेंड की याद में लगाए थे। लेकिन सान किसी तरह वहाँ से एक फूल को बचाकर उसे फिर से मिट्टी में बोकर पानी देकर ठीक करने की खूब कोशिश करता है, लेकिन एक दिन बाद ही वो फूल भी झड़कर गिर गया। ये देख उसने खुद से कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं टैंग को जरूर बचाऊंगा ताकि वो कभी कोई अपराध ना कर सके। अब इसके बाद जब उसने टैंग को ढूंढा तो पाया कि वो जो के कमरे में बैठा है और फर्श में उसके खून को इतनी खूबसूरती से सूंघ रहा है जैसे वो कोई मदहोश परफ्यूम हो। ये देखने के बाद सैन किसी तरह जल्दी से उसे खींचकर वहाँ से ले आया और उसे एक दूसरा कमरा दिखाता है। उसने कहा, आज से तुम और मैं इसी कमरे में रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम आगे से किसी की हत्या ना कर सको। फिर वो उसे बाजार ले जाकर उसके हाथों से सभी पक्षियों को आजाद कर देता है ताकि ये सब देखकर ऊपर वाला उस पर थोड़ा खुश हो जाए और उसे एक सामान्य इंसान बना दे। लेकिन उस रात उसने देखा कि वो सारे पक्षी सड़क पर मरे पड़े हैं, जिसे देखकर सान समझ जाता है
कि शायद भगवान भी नहीं चाहता कि टैंक अच्छा इंसान बने। वो बहुत निराश हो गया, लेकिन तभी एक पक्षी जो आखिरी सांसें ले रहा था उसे भी एक बिल्ली उठाकर ले गई। ये देखने के बाद और बाकी रह क्या जाता है, टैंक अपनी छुरी लेकर उस बिल्ली को मारने निकल पड़ता है। वहीं से पुलिस ऑफिसर बर्ग गुजर रहे थे। जब उसने देखा कि टैंक के हाथ में चाकू है, यानी वो किसी को मारने जा रहा है, तो बर्ग ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसी वक्त टैंक की नीयत ही बदल जाती है। वो उस बिल्ली पर हमला करने के बजाय बर्ग को ही मारने का फैसला करता है, क्योंकि उसने ही उसे जेल भेजा था। अब वो उसे मारकर इसका बदला लेना चाहता है। लेकिन इसी बीच सान वहाँ आ गया और टैंक को रोककर उसे वहाँ से ले गया। उसे घर ले आकर भगवान बुद्ध की कोई मंत्र पढ़ाने की कोशिश करता है, जिसे वो पढ़कर अपने मन में शांति महसूस कर सके। अब अगले दिन सुबह सान टैंक को लेकर बूढ़े लोगों में मुफ्त भोजन बांट रहे थे। असल में वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि टैंक उनसे आशीर्वाद ले सके, मतलब कि वो बूढ़े उसके लिए कुछ दुआ करे और क्या पता इससे वो ठीक हो जाए। मगर तभी यहाँ उसी लड़के खूनी को देखते हैं जो यहाँ अपने छुपे हथियारों को लेने आया था, जिसे उस रात उसने पुलिस से बचने के लिए बाथरूम में छुपा दिया था। पर गलती से उसकी जगह बाथरूम में पहले टैंक घुस गया और उसे वो हथियार भी मिल गया। एक चाकू पर तो अभी भी जो का खून लगा हुआ था, जिसे देखकर उसके मन में किसी को मारने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। वो पागल की तरह बर्ताव करने लगा। फिर उसने वो हथियार किसी तरह वहीं छुपा दिए ताकि बाद में उसे ले जाकर किसी की हत्या कर सके। अब बाहर देखा कि टैंक के बाबा और उसकी बहन दोनों सान से मिलने आए हैं। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम नहीं जानते टैंक कैसा लड़का है, उसे तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, क्योंकि उसे रखना खतरनाक है, कल वो तुमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर सैन उन्हें चिंता करने से मना करते हुए बोला, टैंक मुझे कभी नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं भविष्य जानता हूँ। रात गहरी हो गई। वो रेस्टोरेंट भी बंद होने को आया। अब टैंक चुपके से हथियारों की कलेक्शन की वो बैग लेकर बाहर निकल आया। इससे अब वो किसी की हत्या कर सकता है। मगर वो लड़का भी उसका पीछा करता है, क्योंकि उसे तो अपना हथियार वापस चाहिए। खैर, अब दोनों अपने पड़ोसी वांग के घर आते हैं, जहाँ सान वांग का भविष्य देखना शुरू करता है। वांग जानना चाहती है कि क्या वो कभी लॉटरी जीत पाएगी या नहीं, मगर भविष्य देखकर सान ने कहा, मेरी तरह तुम्हें भी कभी लॉटरी खेलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भाग्य ऐसा है कि जब वो पैसे कमाएगी तभी उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर वांग उदास हो जाती है। उसे समझ आ गया कि उसके भाग्य में अमीर होना लिखा ही नहीं और वो कभी अमीर नहीं बन पाएगी। उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। अब इसी तरह दुखी और परेशान वांग को देखकर टैंक के दिमाग में एक बुरी योजना आती है। उसने सोचा कि इस उदास लड़की को मारकर ही क्यों ना मैं अपना सफर शुरू कर दूं। मेरे सीरियल किलर बनने का सपना उसे मारकर ही पूरा कर सकता हूँ। लेकिन जब सान ने उसमें बदलते हाव भाव देखे तो वो उसकी नीयत समझ जाता है। उसने तुरंत टैंक को वांग के रूम से बाहर निकालकर वहाँ से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो घर वापस लौटे, वही मार्क्स वाले खूनी ने उन पर हमला कर दिया। वो उन्हें पीटकर अपना हथियार वाला बैग लेकर भागा, लेकिन टैंक उसका पीछा करता है। जब सान उसे बचाने आया, टैंक का गुस्सा अब तक इतना बढ़ चुका था कि उसने गलती से ही सान को ही गाड़ी से टक्कर मार दी। सान की हालत खराब है। टैंक उसे फौरन अस्पताल ले आया और उसका इलाज भी करवाता है। अब अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद सैन ने टैंक को एक कमरे में बंद कर बिना देरी किए वहीं पे ही रिचुअल शुरू कर दिया, ताकि किसी भी तरह उसके अंदर से हत्या की जो तीव्र इच्छा है उसे बाहर निकाल सके। दूसरी ओर वांग जब अपने घर लौट रही थी, उसने उसी मास्क पहने खूनी को देखा और उसे देखकर वो पहचान गई कि यही वही आदमी है जिसे पुलिस तलाश रही है। वांग ने फौरन ऑफिसर बर्ग को कॉल कर उन्हें पूरी बात बता दी, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि कहीं वो उसे या किसी और को ना मार दे। लेकिन वो अनजान थी, अगला शिकार तो वो खुद ही है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, खूनी ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वांग भी कमजोर नहीं थी। उसने एक शोपीस उठाकर उसके गले पर दे मारा, उसके गले पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इतने में वहाँ ऑफिसर बर्ग भी पहुंचा और खूनी को देखते ही उसने फौरन उस पर गोली चला दी, क्योंकि वो वांग को चाकू से मारने ही वाला था। यहाँ दूसरी तरफ सान टैंक को लेकर एक अस्पताल के मॉर्ग में आता है, यानी कि मुर्दा घर, और वहाँ रिचुअल करने की कोशिश करता है। पता नहीं ये उसका पागलपन है या कुछ और, लेकिन उसकी सोच ये है कि अगर वो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को
टैंक के शरीर में डाल सके तो उसका ये पागलपन खत्म हो जाएगा और फिर वो किसी और को नहीं मारना चाहेगा, क्योंकि उसकी खुद की आत्मा तो उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन ये सब देख टैंक को पागलपन लगता है। उसने सान से कहा, असल में तो पागल तुम हो, तुम्हें तो बाहर घूमने ही नहीं देना चाहिए। तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं अपना करियर की शुरुआत किसी भी कीमत पर करना चाहता हूँ। लेकिन सान उसकी कोई बात नहीं सुन उसे बांध दिया और उसका मुंह भी बंद कर देता है। फिर उसके माथे पर एक कट लगाता है ताकि आत्मा अच्छे से उसके शरीर में प्रवेश कर सके। और ठीक तभी उसी खूनी की लाश लाई गई। उसे मॉर्ग में रखा गया। उसकी लाश देख सान का दिमाग और खराब हो गया। उसके दिमाग में पागलों जैसी कई बातें चलने लगती है। वो सोचता है अगर खूनी की आत्मा टैंक में चली गई तब तो मामला और बिगड़ जाएगा। तब वो और ज्यादा लोगों को मारना चाहेगा, यानी कि वो एक सीरियल किलर बन जाएगा। लेकिन जो व्यवहार सान टैंक के साथ कर रहा था वो टैंक के लिए असहनीय था। ये सब सहन न कर आखिर में वो सैन को पीटकर धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर वही लड़की वांग को अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए देखा गया। जिंदा रहते तो नहीं, लेकिन आखिरी बार उसके हाथ में लॉटरी टिकट थी जिससे उसने बहुत सारे पैसे जीते थे। यानी कि सान की बात फिर से सही निकली कि जैसे ही उसके पास पैसे आया वैसे ही उसकी मौत। अब यहाँ टैंक फिर एक चाकू लेकर बर्ग को मारने निकला। दूर से पीछा कर रहा था। तभी उसने रास्ते में एक चींटी को देखा जो पानी में फंसी हुई है और बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन जितनी बार जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश करती उतनी बार बारिश का पानी उसे फिर से पानी में ढकेल देता। और ये देखकर अचानक टैंक को कुछ समझ आया। उसे एहसास होता है कि किसी को मारना या बचाना भगवान के हाथ में है और ये सब उनकी मर्जी से होता है। इसीलिए हमारा किसी की जान लेना ये कभी भी उचित नहीं है। इसके बाद जब वो बर्ग के पास माफी मांगने जाता है तो देखा कि सान वहाँ आया। उसने बर्ग को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे किसी जगह ले जाकर बांध दिया। वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है। उसकी ऐसी खराब स्थिति को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उसका दिमाग और भी खराब हो चुका है। वो लगभग पागल हो गया है। असल में टैंक को बार बार किसी को मारने से रोकते रोकते वो खुद पागल हो चुका है और अब वो खुद ही लोगों को मारना चाहता है। ये सब देखने के बाद टैंक थोड़ा ज्यादा ही शॉक में चला गया। फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, हमेशा तुम लोगों की किस्मत बताते हो ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत बताऊंगा। तुम मुझे किसी भी तरह से लोगों को मारने से तो रोक लोगे, लेकिन तुम किसी भी तरह खुद को पागल होने से कभी नहीं रोक पाओगे। तुम पागल में बदल जाओगे। हो सकता है कि तुम लोगों को मार भी डालो। मैं वादा करता हूँ कि तुम कभी भी खुद को रोक नहीं पाओगे। इसीलिए पहले तुम खुद को संभालो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। तुम पागल हो गए हो। इस बातचीत के बीच उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया ताकि वो आकर बर्ग को किसी तरह से बचा ले। इस बात के कुछ महीने बीत गए। सान अब एक अस्पताल में है और टैंक उसे मिलने आया है। दरअसल ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ सान को भर्ती कराया गया। चूँकि टैंक अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, इसीलिए वो बीच बीच में उसे मिलने आया करता। जो भी कहो, अगर सान कभी उसकी जिंदगी में नहीं आया होता तो क्या पता आज टैंक जेल में होता। अब सान से मिलने के बाद जब टैंक अपने घर को जा रहा होता है, रास्ते पर उसे एक बिल्ली दिखाई दी, पर अब की बार वो हमला नहीं करता बल्कि उसे प्यार करता है। दूर से जब ऑफिसर बर्ग ने ये चीज देखी तो वो भी बहुत खुश हो गया कि आखिरकार सान ने उसे ठीक कर ही दिया। और एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है कि जिंदगी में कौन कब किसी के लिए कैसे अच्छा कर जाए, कब कैसे लोगों का मन बदल जाए, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन बदले में हमें भी उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। नसीब की रेखाएं भी हमारे कर्म से बदलने की ताकत रखती है। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।